आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्जिनल जॉइंट एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी और द सिंपल प्रोबेबिलिटी रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ सिंपल इवेंट। तो हम एक तरीके से इसमें कह रहे हैं कि मार्जिनल प्रोबेबिलिटी एक सिंपल प्रोबेबिलिटी है जिसमें हम किसी भी एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। दैट्स इट। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं इसमें। देखो, पहले तो हमें पता है सिंपल इवेंट कौन सा होता है, जिसमें अक्रस ऑफ अ सिंगल इवेंट होता है। फाइन। तो वैसे ही क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज हमारे पास बेसिकली एक ये डेटा है जो कि हमें बैंक मैनेजर ने दिया अबाउट द एम्प्लॉयज। उसमें उसने क्लासीफाई किया डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर एंड द रैंक्स। तो वो बैंक एम्प्लॉय कह रहा है ओके मेरे पास मेरी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मेरी बैंक में है 300, जिसमें से 200 तो मेल्स है और 100 फीमेल्स हैं। फिर वो कह रहा है उन टोटल 300 में से 50 एम्प्लॉयज जो रैंक 1 होल्डर्स हैं, 120 एम्प्लॉयज रैंक 2 होल्डर्स और 130 एम्प्लॉयज रैंक 3 होल्डर्स। फिर वो कह रहे ठीक है, अब इन सारे एम्प्लॉयज़ को अगर मैं रैंक और जेंडर्स को एक साथ करना चाहूँ तो वो कह रहे हैं कि ठीक है 30 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो मेल्स है और उनकी रैंक 1 है, 80 मेल एम्प्लॉयज़ की रैंक 2 है, 90 मेल एम्प्लॉयज़ की रैंक 3 है। सिमिलरली 20 फीमेल एम्प्लॉयज़ की रैंक 1 है, 40 फीमेल एम्प्लॉयज़ की रैंक 2 है एंड 40 फीमेल एम्प्लॉयज़ की रैंक 3 है। अगर मैं अब आपसे बोलूँ कि मैंने एक रैंडमली एम्प्लॉय एक सिलेक्ट किया है, मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो मैंने एम्प्लॉय सिलेक्ट किया है वो फीमेल है, तो आप क्या बोलोगे? प्रोबेबिलिटी की जो मैंने एम्प्लॉय सिलेक्ट किया फीमेल इज टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज अपॉन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ऐसे ही निकालते हैं ना, अगर मुझे ये निकालनी हो प्रोबेबिलिटी तो फिर मैं क्या बोलूँगी? टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज कितनी है? 100। और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं? 300। तो बेसिकली अगर एक फीमेल सिलेक्ट की है रैंडमली इन फ्रॉम द बैंक, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द एम्प्लॉय इज अ फीमेल इज 100/300। वैसे अगर मैं आपसे बोलूँ एन एम्प्लॉय सिलेक्टेड रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एम्प्लॉय इज रैंक 1 होल्डर। मतलब कि मैंने एक रैंडमली एक एम्प्लॉय सिलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इस बैंक के अंदर रैंक 1 होल्डर होगा? तो कैसे होगा? सिंपली टोटल नंबर ऑफ रैंक 1 होल्डर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब टोटल नंबर ऑफ रैंक 1 होल्डर्स क्या है? रैंक 1 कितने हैं हमारे? 50 एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं? 300। तो ये हमारा सिंपली आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय बीइंग सिलेक्टेड इज अ रैंक 1 होल्डर। खत्म। इसका हमें कुछ करना ही नहीं है। तो ये जो है ये सिंपल हमारी मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज है, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं एक सिंगल इवेंट की। वैसे ही अब एक कॉन्सेप्ट आता है जॉइंट प्रोबेबिलिटी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान से सुनना। जॉइंट प्रोबेबिलिटी इज कैलकुलेटेड व्हेन वी आर इंटरेस्टेड इन द अकरेंस ऑफ 2 और मोर इवेंट्स साइमल्टेनियसली और इन यूनाइसन। इसका मतलब जॉइंट प्रोबेबिलिटी हम कब कैलकुलेट करते हैं? जब मैं आपसे बोलूँ मुझे कैलकुलेट करने हो 2 इवेंट्स की एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी। अगर मेरे को 2 इवेंट्स के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो तो मैं क्या कैलकुलेट करती हूँ? जॉइंट प्रोबेबिलिटी। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर सेम डेटा है बैंक वाला ही जो बैंक मैनेजर ने प्रोवाइड किया है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या प्रोबेबिलिटी है जो आपने एम्प्लॉय सेलेक्ट किया है रैंडमली, वो एक मेल है और रैंक 2 होल्डर है, राइट? सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन एम्प्लॉय रैंडमली सिलेक्टेड इज अ मेल एंड रैंक 2 होल्डर। एंड मतलब दोनों इवेंट्स एक साथ होने चाहिए, और इस प्रोबेबिलिटी को जब हम कैलकुलेट करेंगे उसे हम क्या कहते हैं? जॉइंट प्रोबेबिलिटी। तो अगर मुझे ये निकालनी हो तो मैं क्या निकालूंगी? मैं सिंपली निकालूंगी नंबर ऑफ रैंक 2 मेल एम्प्लॉयज, या फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर मेल और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर मेल and rank 2 holders, right? Or we can also write it as holds rank 2 upon total number of
मेल एम्प्लॉयज, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, राइट। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ रैंक 2 होल्डर्स कौन है, कितने हैं। नंबर ऑफ रैंक 2 होल्डर्स हमारे टोटल 120 है, लेकिन उनमें से मेल कितने हैं 80। तो हमें सिर्फ यही चाहिए, वो एम्प्लॉयज जो रैंक 2 होल्डर भी हो और वो मेल भी हो। तो दैट इज 80 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं 300। सो दिस इज सिंपली जॉइंट प्रोबेबिलिटी, जहां पर हम एक नहीं बल्कि दो इवेंट्स के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, राइट। तो फिर अगर मैं यही आपसे बोलूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन एम्प्लॉय सिलेक्टेड इज अ फीमेल होल्डिंग रैंक 3, तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फीमेल होल्डिंग रैंक 3, तो वो क्या होगा, फीमेल देखो उसमें रैंक 3 इज 40 और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने 300। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी जॉइंट प्रोबेबिलिटी, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट नोट है दैट मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज इज ऑल्सो समेशन ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटीज। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर हम सम कर देंगे अपनी जॉइंट प्रोबेबिलिटीज को तो विल गेट आर मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज। तो हम कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एन एम्प्लॉय सिलेक्टेड रैंडमली इज अ रैंक 1 होल्डर। रैंक 1 होल्डर का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी का मतलब 50 टोटल नंबर ऑफ रैंक 1 होल्डर्स अपॉन 300। हम यही करेंगे ना। ऑल्टरनेटिवली हम कैसे निकाल सकते हैं कि हमें पता ही हमारी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है। अगर ऑल्टरनेटिवली मुझे निकालनी हो प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंक 1 होल्डर्स, तो मैं ऐसे भी तो निकाल सकती हूँ कि प्रोबेबिलिटी दैट एन एम्प्लॉय सिलेक्टेड रैंडमली इज अ मेल and rank 1 holder plus probability that an employee selected randomly is a female and rank 1 holder। तो एक तरीके से हमने अपने पूरे सैम्पल स्पेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मेल्स और फीमेल्स। तो हमने रैंक 1 होल्डर्स मेल्स की भी प्रोबेबिलिटी निकाल ली और फीमेल्स की भी निकाल ली और हमने उसको ऐड कर दिया। तो ये हमारा क्या होगा, मेल एंड रैंक 1 होल्डर्स इज 30 अपॉन 300 एंड दिस इज फीमेल्स एंड रैंक 1 होल्डर्स की प्रोबेबिलिटी इज 20 अपॉन 300 विच इज 50 अपॉन 300। तो एक तरीके से हमने ये वाले रैंक 1 होल्डर्स भी ले लिए, हमने ये वाले रैंक होल्डर्स भी ले लिए, रैंक 1 होल्डर्स। इससे हमें मिल गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय सिलेक्टेड रैंडमली होल्डिंग रैंक 1, राइट। तो इस तरीके से हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं रैंक 1 वाली मार्जिनल प्रोबेबिलिटी की हमने एक एम्प्लॉय सिलेक्ट किया तो उसकी रैंक 1 होगी, राइट। वैसे ही अगर मुझे निकालना हो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन एम्प्लॉय सिलेक्टेड रैंडमली इज अ मेल, तो मैं उसको क्या करूँगी, अगर मुझे ये बताना है तो एक तरीके से हमें पता है मेल की प्रोबेबिलिटी क्या है 200 अपॉन 300। अगर मैं उसको जॉइंट प्रोबेबिलिटी की तरह निकालना चाहूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय सिलेक्टेड रैंडमली बीइंग इज अ मेल एंड रैंक 1 होल्डर। वैसे ही एम्प्लॉय सिलेक्टेड रैंडमली मेल भी होना चाहिए और रैंक 2 होल्डर भी होना चाहिए। वैसे ही जो हमने प्रोबेबिलिटी कि हमने जो एम्प्लॉय सिलेक्ट किया है वो मेल है और रैंक 3 होल्डर है। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, जॉइंट प्रोबेबिलिटीज को हम निकाले तो हमने रैंक 1 होल्डर वाले भी कंसिडर कर लिए, रैंक 2 वाले भी, रैंक 3 वाले भी, इससे हमने सारे मेल्स कंसिडर कर लिए। तो हम सिर्फ करेंगे तो क्या आएगा 30 अपॉन 200 प्लस 80 अपॉन 200 प्लस 90 सॉरी दिस इज 300, 30 अपॉन 300 80 अपॉन 300 प्लस 90 अपॉन 300। हम जब इन सबको अब ऐड करेंगे हमें मिल जाएगा 200 अपॉन 300 जो कि सेम है। तो एक तरीके से हम सिंपली ये कह सकते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज इज ऑल्सो अ समेशन ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटीज, राइट। ये बहुत कॉमनली हम यूज़ करते हैं बिकॉज बहुत बार हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटीज होती है एंड हमें उसमें से मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ती है। थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब तक हम जब बात कर रहे थे हम पूरा सैम्पल स्पेस कंसिडर कर रहे थे 300 एम्प्लॉयज़ का, बट अब अगर हमारे पास ऐसा हो कि हमें आउट ऑफ दीज 300 एम्प्लॉयज़ हमें कुछ डेटा गिवन और उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, ऐसा भी हो सकता है ना। हम ऐसे सोच सकते हैं कि मुझे पता है कि एम्प्लॉय मैंने सिलेक्ट किया हो वो मेल है, मुझे पता है मैंने एक मेल एम्प्लॉय सिलेक्ट किया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो एम्प्लॉय है वो रैंक 1 होल्डर होगा, ऐसा भी तो निकालना हो सकता है मुझे।
तो फिर अगर मुझे ये निकालना है कि मैंने एक एम्प्लॉय सेलेक्ट किया, वो मेल है और वो रैंक 1 होल्डर होगा, तो मैं कैसे निकालूंगी? अब मैं पहले की तरह तो निकाल नहीं सकती, क्योंकि अब मैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी तो देख नहीं रही हूँ। अब मैं कह रही हूँ कि मुझे ऑलरेडी पता है मेल है, अब बताओ रैंक 1 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। जॉइंट प्रोबेबिलिटी में हमने यहाँ बात की थी कि हमें दोनों मेल, हमें बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी, मेल और रैंक 1 होल्डर है सिलेक्ट किया हमने। लेकिन अब मैं कह रही, तब हमें हमने कोई भी प्री कंडीशन नहीं लगाई थी, लेकिन अब हम कह रहे हैं हमें पता है हमने एक मेल सेलेक्ट कर लिया, अब बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी वो रैंक 1 होल्डर होगा। अब एक बात बताओ, अगर मुझे पता है मैंने एक मेल सेलेक्ट किया है, तो मेरा सैम्पल स्पेस जो है या सैम्पल साइज जो 300 से 200 हो गया ना। पहले वो 300 था, लेकिन अब मेरा जो सैम्पल साइज है वो क्या हो गया, वो सिंपली मेरा 200 हो गया, क्योंकि अब मुझे पता है वो ऑलरेडी मेल है। अब मुझे ये बताना है क्या प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ दिस 200 पीपल कि मेरा रैंक 1 होल्डर वाला है ना, रैंक 1 होल्डर की क्या प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ दिस 200 पीपल, राइट। तो अगर मुझे ये बताना हो दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन एम्प्लॉय selected holds rank 1 given that he's a male, let me just write it out. Probability an employee selected randomly holds rank 1 given he is a male. तो हमने अभी बात की है कि हमारा सैम्पल साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। 300 की जगह 200 हो गया, तो मेरे क्या निकालना होगा, मैं कह रही हूँ सीधा ठीक है। अब 200 में से 30 एम्प्लॉयज आर रैंक 1 होल्डर्स, 30 मेल एम्प्लॉयज रैंक 1 होल्डर्स आउट ऑफ द टोटल 200 मेल एम्प्लॉयज। तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई। मुझे पता है अगर मेल एम्प्लॉयज है, मेल एम्प्लॉय है, तो उसकी रैंक 1 क्या है, 30/200। क्यों? क्योंकि इन 200 में से मैंने सीधा ये ले लिया, राइट। सो यहाँ से मेरे पास प्रोबेबिलिटी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि मेरे को पता है मेल एम्प्लॉयज है, मेल एम्प्लॉयज के अंदर से मैंने रैंक 1 होल्डर्स निकाल ली। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, प्रोबेबिलिटी an employee selected randomly is a rank 1 holder given that he is a male। इसका मतलब क्या होता है, given, राइट। तो ये सेम चीज लिखी है मैंने, प्रोबेबिलिटी रैंक 1 होल्डर गिवन मेल। तो हम क्या लिख रहे हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी रैंक 1 होल्डर इंटरसेक्शन मेल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या आएगा, 30/300, बिकॉज प्रोबेबिलिटी की रैंक 1 होल्डर भी है और मेल भी है, इज 30/300, और प्रोबेबिलिटी की वो मेल है सिर्फ इज 200/300, जिससे हमारे पास क्या आया, 30/200। तो अब देखो सेम ही बात है ना, ये हमने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से अपने डेटा के उससे कर लिया था, लेकिन यहाँ पे अगर हमने प्रोबेबिलिटीज यूज करी तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो हम अब इससे सिंपली क्या बोलेंगे, हम इससे ये सिंपली कह सकते हैं, if I am calculating the probability of occurrence of E2 given the information that E1 has already occurred, right? Probability of occurrence of E2 given the information E1 has already occurred, right? तो बेसिकली हम इसको क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। वैसे ही अगर मुझे निकालना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन E2, तो वो क्या होगी, दिस इज सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। सो हम एक तरीके से क्या कह सकते हैं, दिस इज द रेशियो ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी एंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। एक तरीके से ये उनकी सिंपल रेशियो हो गई, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारी जॉइंट प्रोबेबिलिटी है, सेकंड,
प्रोबेबिलिटी और ये हमारी है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। फाइन। सो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब एक हम बेसिक डिफरेंस देखते हैं, क्या डिफरेंस है। लेट्स सपोज हमारे पास सेम डेटा है, मैं आपसे बोलूँ जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है। जॉइंट प्रोबेबिलिटी सिंपली एक रिविजन है, ये अकरेंस ऑफ 2 और मोर इवेंट्स, जैसे probability of occurrence of probability that an employee selected randomly is a male and rank 1 holder। अब बताओ क्या probability है कि जो employee select किया वो मेल है और रैंक 1 होल्डर है। तो हम सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं, हमारा ये क्या हो गया 30/300। वैसे ही मार्जिनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इट इज सम ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटीज। मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ क्या प्रोबेबिलिटी कि रैंक 1 होल्डर है, तो हम क्या बोलेंगे प्रोबेबिलिटी कि वो मेल है एंड रैंक 1 होल्डर है, प्लस प्रोबेबिलिटी कि वो फीमेल है एंड रैंक 1 होल्डर है। हम दोनों ही तरीके से निकाल सकते हैं ना, मेल्स एंड फीमेल्स। तो एक तरीके से हमारा क्या हो गया मार्जिनल प्रोबेबिलिटी विच इज ऑल्सो सम ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटीज। अब थर्ड क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। वो क्या कह रहे हैं, रेशियो ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स E1 एंड E2 टू द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E। मतलब प्रोबेबिलिटी दैट probability of occurrence of event 2 given event 1 has already occurred is simply probability of E2 intersection E1 upon probability of E1। तो एक तरीके से ये हमारी क्या हो गई, ये हमारा हो गया जॉइंट प्रोबेबिलिटी एंड ये जो है हमारा ये हो गया मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, राइट। तो यही डिफरेंस है तीनों में, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और स्टैट्स और गेम थ्योरी की वीडियोस के लिए। थैंक यू।